जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजे लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो आप जितने भी सारे साथी हैं उन सारे साथी मित्रगण को बकरीद की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप लोग अच्छे से बकरीद जो त्योहार है आप लोग इसे अच्छे से मिलजुल कर मनाइएगा। ओके। तो हम लोग जो पीछे के लेक्चर में सामाजिक विज्ञान से ही रिलेटेड प्रश्नों को किए थे, आज भी उसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाए हैं आपके लिए। तो ये क्लास जो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग को सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। आप लोग जो इस चैनल पर विजिट किए हैं और इस चैनल से पढ़ाई करते हैं, बहुत बहुत आप लोग का स्वागत है। और यहाँ पे जितने भी सारे कंटेंट आप लोग को मिलते हैं वह सारे जो कंटेंट होते हैं वह मुख्य जो बीपीएससी परीक्षा का जो एग्ज़ाम है उसी के अकॉर्डिंग देखते हुए आप लोग की जितनी सारी क्लासें होती है बहुत अच्छे तरीक़ा से होती है। तो अगर आप लोग को ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ पे जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और आपको जितनी सारी क्लासें हो रही है यहाँ पे वह सारी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ओके। तो आइए हम लोग अपने प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। कल भी हम लोग फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड ही प्रश्नों को किए थे, उसी में से कुछ जो प्रश्न है छूट गए थे। तो आज हम लोग उसको पूरा करेंगे और भी बाकी जो प्रश्न होंगे उसको भी हम लोग जो है अगले लेक्चर में पूरा करेंगे। ओके। तो आप लोग इस लेक्चर को जरूर देखिएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए पहला यहाँ पे जो प्रश्न है कि रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्याग पत्र दिया था। बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है। जो रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय था, ये अपना त्याग पत्र जो है कब दिया था। तो राइट आंसर अगर बात करें यहाँ पे तो 2 मार्च 1917 ख ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। 2 मार्च 1917 को जो रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय था, इसने अपना त्याग पत्र 2 मार्च 1917 को दिया था। क्लियर है। आगे दूसरे प्रश्नों को देखिए। दूसरा जो प्रश्न है कि क्रांति की बाइबिल क्या कहलाती है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। क्रांति की बाइबिल क्या कहलाती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सोशल कॉन्टेक्स्ट कहलाती है। क्या कहलाती है क्रांति की बाइबिल। तो सोशल कॉन्टेक्स्ट कहलाती है। राइट आंसर यहाँ पे जो ग हो रहा है ये बिल्कुल सही होगा। राइट आंसर जो यहाँ पे ग हो रहा है यह बिल्कुल सही होगा। अब देखिए सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या है। ये जो है सोशल कॉन्टेक्स्ट एक प्रकार की पुस्तक है। ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये जो है रूसो के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये जो पुस्तक है रूसो के द्वारा जो है लिखा गया है। और इस पुस्तक में एक बात का जिक्र किया गया है कि शासक यदि कोई शासक को जनता के प्रति उत्तरदायी होना है तो ये जो पुस्तक को जो है उसमें स्पष्ट बात जो है क्लियर कर दिया गया है। और रूसो ने एक बात को और लिखा है और एक बात को बताया है कि यदि कोई मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है तो वह स्वतंत्र जंजीरों से जकड़ा है। अगर कोई मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है तो वह जो मनुष्य है स्वतंत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। और ये जो पुस्तक है सोशल कॉन्टेक्स्ट, ये जो है इस क्रांति की जो है बाइबिल कहलाती है। क्लियर है। इस बात को आप लोग अच्छे से गौर तरीका से समझ गए होंगे। आगे देखिए प्रश्न आते हैं तीसरा। यहाँ पे जो तीसरा जो प्रश्न है कि फ्रांस की राष्ट्रीय सेवक सेना का सेनापति कौन था। अच्छा सा ये भी प्रश्न है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो वाल्टेयर था। कौन था। वाल्टेयर। राइट आंसर जो यहाँ पे हो रहा है ये बिल्कुल सही होगा। फ्रांस की राष्ट्रीय सेवक सेना का सेनापति पूछा गया है। तो जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा, वाल्टेयर था नेपाल। ठीक है। तो ध्यान में आप लोग को रखना पड़ेगा। अब यहाँ से एक और भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि फ्रांस का सबसे बड़ा, यहाँ पे जो रहेगा फ्रांस का, ये भी प्रश्न आप लोग ध्यान में रखिएगा। फ्रांस का सबसे बड़ा सेनापति, फ्रांस का सबसे बड़ा सेनापति सेनापति किसे माना जाता है। ये भी प्रश्न है, किसे माना जाता है। फ्रांस का सबसे बड़ा सेनापति किसे माना जाता है। तो जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा किसे माना जाता है। तो नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। ये प्रश्न बार बार अक्सर एग्जाम में पूछा भी गया है।
फ्रांस का सबसे बड़ा सेनापति किसे माना जाता है? तो नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। ओके, इनका अगर बात करें नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म जो है तो 15 अगस्त 1769 में हुआ था। इनका जन्म 15 अगस्त 1769 में हुआ है और इनका जो मृत्यु है 5 मई 1821 में हुआ है। 5 मई जो है 1821 में हुआ है और ये जो है फ्रांस क्रांति के जो है एक प्रकार के सेनापति माने जाते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। क्लियर है? आगे देखिए चौथा प्रश्न। चौथा जो प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति किस लिए हुई थी? अच्छा सा ये प्रश्न है कि भैया जो ये फ्रांसीसी क्रांति हो रहा था ये इसका क्या मतलब था, मतलब क्यों ऐसा हुआ था? तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो कि इसलिए हुआ था क्योंकि आज़ादी के लिए ही जो है ये फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। तो ख ऑप्शन जो है यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो रहा है। ख ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। क्यों क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि अगर हम लोग बात करें कि जब फ्रांसीसी राजशाही और जो राजा लुईस 16वां था, लुईस 16वां के बारे में कुछ देर में बताएंगे आप लोग को, या कल के लेक्चर में भी आप लोग को बताए थे। उनकी जो कह सकते हैं जो फ्रांसीसी राजशाही था और जो लुईस 16वां थे, इनकी जो खराब स्थिति जो है, एक खराब स्थिति के साथ इनकी जो व्यापक जिंदगी है उथल पुथल हो चुका था और असंतोष के कारण इन्होंने फ्रेंच क्रांति करने का निर्णय लिया था। तो यहीं से कह सकते हैं कि जो फ्रांसीसी क्रांति है अपनी आज़ादी के लिए उत्पन्न हुई थी। ओके, मतलब कोई भी देश चाहता है कि हम जो है स्वतंत्र रहें, तो यही चीज आगे जो है हुआ था लड़ाई। आगे देखिए 5 प्रश्न, अच्छा सा ये प्रश्न है। 5 देखिए यहाँ पे जो प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न का उत्तर का जिक्र कर दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, ये कथन किसने कहा है? तो अच्छा सा ये सवाल है। तो यहाँ पे जो वाल्टेयर के द्वारा जो है ये कथन को कहा गया है। क ऑप्शन जो हो रहा है ये ऑप्शन सही हो रहा है। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह उक्ति कहने वाले जो हैं कौन है? तो वाल्टेयर हैं। कौन है? तो वाल्टेयर है। क्लियर है? आगे देखिए 6 प्रश्न पे। 6 प्रश्न है कि वाल्टेयर कौन थे? अच्छा सा ये भी प्रश्न है। 6 प्रश्न है कि वाल्टेयर कौन थे? तो आपको जरूर वाल्टेयर के बारे में पता होना चाहिए। वाल्टेयर जो थे एक फ्रांस के लेखक थे, इतिहासकार थे, दार्शनिक थे और ज्ञानोदय लेखक माने जाते थे। तो यहाँ पे अगर बात करें तो क ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। वाल्टेयर जो थे ये फ्रांस के लेखक, दार्शनिक, इतिहासकार ये थे। ओके, और ये जो है अपनी बुद्धि के लिए प्रसिद्ध माने जाते थे और ये जो थे ईसाई धर्म के जो समालोचना, मतलब ईसाई धर्म के समालोचक भी थे। कौन? तो वाल्टेयर। क्लियर है? आगे प्रश्न देखिए 7 नंबर। यहाँ पे जो 7 प्रश्न है कि लेटर्स ऑन इंग्लिश है किसने लिखी है? अच्छा प्रश्न है। लेटर्स ऑन इंग्लिश एक प्रकार की पुस्तक है जो इंग्लिश में इसको प्रकाशित की गई है। इसके राइटर का क्या नाम है? तो यहाँ पे अगर बात करें तो वाल्टेयर होगा। का ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है, राइट आंसर, कि लेटर्स ऑन इंग्लिश जो किसके द्वारा लिखी गई है? तो वाल्टेयर के द्वारा लिखी गई है। क्लियर है? आगे प्रश्न देखिए 8 नंबर। 8 जो प्रश्न है कि कानून की आत्मा की रचना किसने की? ये भी जो है कानून की आत्मा एक प्रकार की पुस्तक है। इसकी रचना पूछा गया है कि कानून की आत्मा की रचना किसने की? तो अगर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा ग ऑप्शन, ये बिल्कुल सही होगा, मॉन्टेस्क्यू। इस कानून की जो आत्मा पुस्तक है इसके जो लेखक हैं कौन है? तो मॉन्टेस्क्यू हैं। 1748 में इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया था। कब जो है इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया था? तो 1748 में इस पुस्तक को मॉन्टेस्क्यू के द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था। क्लियर है? आगे देखिए प्रश्न जो 9 है कि मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द की कानून है, ये कथन किसका है? अच्छा प्रश्न ये भी है। मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है, ये कथन किसका है? तो अगर बात करें तो यहाँ पे जो ग ऑप्शन हो रहा है लुईस 16वां का कथन है। किसका कथन है? तो लुईस 16वां का कथन है। ठीक है,
और जो यहाँ पे आपको कभी-कभी नेपोलियन रूसो या कह सकते हैं लुइस सुलावा ऑप्शन में देखने को मिलेगा, तो आप लोग ऑप्शन देखकर घबराइएगा मत, ठीक है? तो ध्यान में आप लोग को ज़रूर इस बात को जो है रखना होगा। लुइस सुलावा जो राजा लुइस सुलावा था फ्रांस का, इसका अगर जन्म की बात करें तो 1643 से 1715 इनका जो है जन्म माना जाता है। ओके, इन्हीं के द्वारा इस बात का जिक्र किया गया है कि मैं ही राज हूं, मेरे शब्द ही कानून है। क्लियर? आगे देखिए प्रश्न आते हैं 10 जो प्रश्न है कि यदि परमात्मा विद्यमान नहीं है तो उसका आविष्कार करना पड़ेगा, ये कथन किसका है? अच्छा, ये भी प्रश्न है। यदि परमात्मा जो है यहाँ पे विद्यमान नहीं है तो उसका आविष्कार जरूर करना पड़ेगा भैया, तो ये कथन किसका है, किसकी युक्ति है? तो यहाँ पे अगर बात करें तो रोबस्पियर का युक्ति है। का ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। रोबस्पियर के द्वारा इस बात का जिक्र किया गया है। अब रोबस्पियर की बात करें तो रोबस्पियर जो है एक प्रकार के फ्रांसीसी वकील और राजनीतिज्ञ हैं। फ्रांसीसी वकील और कह सकते हैं क्या है, तो राजनीतिज्ञ हैं। कौन है भैया? तो रोबस्पियर हैं। ये जो है फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े हुए सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रभावशाली लोगों में से गिने जाते हैं। कौन गिने जाते हैं भैया? तो रोबस्पियर। तो इनका नाम आपके सामने जिक्र कर दिए, बता दिए हैं आप लोग के सामने। इस बात का जरूर याद करिएगा और इनके द्वारा जो युक्ति दी गई है, कथन बोला गया है, इसका भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यदि परमात्मा विद्यमान नहीं है तो उसका आविष्कार करना पड़ेगा। आगे प्रश्न देखिए 11 प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति में मानव अधिकार की घोषणा कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति में मानव अधिकार की घोषणा कब हुई थी? तो अगर राइट आंसर की बात करें तो 26 अगस्त 1789। ख ऑप्शन जो हो रहा है यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। 26 अगस्त 1789 को फ्रांसीसी राष्ट्रीय विधानसभा ने डिक्लेरेशन डेस कह सकते हैं, जिसको हम लोग डोट्राइट्स डे ऑफ ह्यूमिलिटेशन, मतलब जो है इसी की बात पर घोषणा जारी किया गया था 26 अगस्त 1789 को। और इसमें जो है बात करें तो फ्रांसीसी क्रांति के समय जो है व्यक्तिगत और सामूहिक अधिकारों को भी वहाँ पे परिभाषित किया गया था। तो जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब फ्रांस की क्रांति हो रहा था तो उस समय जो मानव के अधिकार थे उसकी घोषणा 26 अगस्त 1789 में की गई थी। आगे देखिए 12 जो प्रश्न है कि लिब्रे की समाप्ति कब हुई थी? 12 जो प्रश्न है कि लिब्रे की समाप्ति कब हुई थी? तो 1794 में। राइट आंसर ग जो है ये बिल्कुल सही होगा। 1794 में लिब्रे की समाप्ति हुई थी। और लिब्रे जो है एक प्रकार की कह सकते हैं मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा है? तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। 1700 दशक की मुद्रा है। 1700 दशक की जो है एक प्रकार की फ्रांसीसी जो है मुद्रा है। कौन? लिब्रे। ओके, जरूर आप लोग पीछे के लेक्चर में इसके बारे में भी हम जिक्र किए थे। अगर देखिए 13 प्रश्न जो है, 13 प्रश्न है कि ए स्टेट से क्या अभिप्राय है? तो ए स्टेट से क्या अभिप्राय है? तो फ्रांस के जितने भी सामाजिक वर्ग होते हैं उसका विभाजन करना। राइट आंसर ख जो है यहाँ पे सही हो रहा है। फ्रांस का सामाजिक वर्ग का विभाजन ए स्टेट जो है इसके तात्पर्य को प्रस्तुत कर रहा है, दिखा रहा है। 14 प्रश्न है। 14 प्रश्न है कि इनमें से कौन सा तृतीय ए स्टेट में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सा तृतीय ए स्टेट में शामिल नहीं है? कल आप लोग को हम 3 ए स्टेट के बारे में जिक्र किए थे कल के लेक्चर में। अगर नहीं देखें तो जरूर देखिएगा, आज भी आप लोग को हम बता देते हैं। तो ख ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा, कुलीन वर्ग। ये जो है कुलीन वर्ग जो है ये तृतीय ए स्टेट में शामिल नहीं है। ये कौन से वर्ग में आता है? तो ये द्वितीय वर्ग में आता है। कौन से वर्ग में आता है? तो ये द्वितीय वर्ग में आता है। और अब बड़े बड़े जो अदालती कर्मचारी होते हैं, व्यवसायी होते हैं, ये तृतीय स्टेट में आते हैं। कौन से स्टेट में आते हैं? तो तृतीय ए स्टेट में आते हैं। ओके, और किसान और जो पादरी वर्ग होते हैं ये भी याद करिएगा। जो पादरी वर्ग होते हैं ये कौन से जो वर्ग में आते हैं? तो प्रथम वर्ग में आते हैं, मतलब प्रथम ए स्टेट में आते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा जरूर, ठीक है? तो प्रथम ए स्टेट में पादरी वर्ग आते हैं, द्वितीय ए स्टेट में कुलीन वर्ग आते हैं, और तृतीय ए स्टेट में अदालती कर्मचारी, किसान, व्यापारी, जो वकील, ये सारे लोग आ जाते हैं, ठीक है? तो जरूर आप लोग याद करिएगा इस बात को। 15 प्रश्न देखिए,
देखिए यहाँ पर भी मैंने उस प्रश्न का जिक्र कर दिया है कि पादरी वर्ग जो है किस ए स्टेट के अंतर्गत आते हैं। अभी आप लोग को बताया है पादरी वर्ग, तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा। प्रथम वर्ग के अंतर्गत जो है पादरी वर्ग आते हैं, ठीक है। द्वितीय वर्ग के अंतर्गत कौन आएंगे, कुलीन वर्ग आते हैं। तृतीय वर्ग के अंतर्गत छोटे छोटे जो मजदूर, भूमिहीन मजदूर होते हैं, मजदूर, नौकर, छोटे किसान, कारीगर, ये सब जो है तृतीय वर्ग के अंतर्गत आते हैं। 16 प्रश्न को देखिए। अच्छा, ये बहुत सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 16 जो प्रश्न है कि फ्रांसीसी समाज में किसानों की जनसंख्या कितने प्रतिशत थी। जब फ्रांसीसी जब युद्ध हो रहा था तो उस समय जो किसान थे उनकी जनसंख्या कितने प्रतिशत थी। तो 90% जो ग ऑप्शन हो रहा है ये बिल्कुल सही होगा। उस समय जब किसानों की जनसंख्या जो थी वह कितनी थी, तो 90% थी। आगे प्रश्न देखिए 17 प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जो है प्रत्यक्ष कर है। अब भैया आया है प्रत्यक्ष कर की बात कि प्रत्यक्ष कर होता क्या है। तो हम लोग यहाँ पे अगर बात करें तो का ऑप्शन जो है यहाँ पे टाइल, ये प्रत्यक्ष कर को दिखाता है। कौन सा पूछा गया है प्रत्यक्ष कर है, तो टाइल जो है एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर होता है। प्रत्यक्ष कर होता क्या है, तो प्रत्यक्ष कर जो है आयकर या धन कर निगम कर लेता है। निगम जो आयकर होते हैं, जो धनकर निगम होते हैं, उसी को प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। जैसे बात करें, इसके एग्जाम्पल बहुत सारा हो जाएगा। आयकर हो जाएगा, उसके बाद अगर बात करें प्रत्यक्ष कर के तो निगमित कर हो जाएगा। निगमित कर भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। टाइल भी हो जाएगा, और टाइल भी जो है इसके अंतर्गत आ जाएगा। अब इसके बात करें प्रतिभूति, जो लेन देन होता है, प्रतिभूति लेन देन, ये भी जो है दोस्तों किस में आ जाएगा, तो ये प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आ जाएगा। और यहाँ पे एक और कर होता है जिसको नाम है अप्रत्यक्ष कर। कौन सा, तो एक अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर में क्या होता है, तो अप्रत्यक्ष कर में बिक्री शुल्क आ जाता है, बिक्री कर आता है। इसके बाद अप्रत्यक्ष कर में बात करो तो सीमा शुल्क आ जाता है, मनोरंजन कर आ जाता है। सारे चीज इसमें आते हैं अप्रत्यक्ष कर में। हो गया उत्पादक जैसी जितनी भी चीजें होती है यहाँ पे जो है अप्रत्यक्ष कर के रूप में इसे लगाया जाता है। तो ये बात आप लोग को क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमने इतने ही प्रश्नों का लिए थे, आज जिक्र किए। कैसा लगा क्लास आप लोग को जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं हम लोग दोपहर में 2 या 3 बजे, तो आप लोग उस लेक्चर को भी जरूर देखिएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे जो है समाप्त करते हैं। आप सभी को थैंक यू, नमस्ते।